नमस्ते दोस्तों, मैं एएमजी की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शंकर लाल जाट, एएमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर से। आज अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र। राजस्थान के प्रवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। इनमें से पहला पढ़ा था अपन ने अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा पढ़ा था अपन ने में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र। ये तीसरा भाग है। भाग नंबर कौन सा है? 3। भाग नंबर कौन सा है? 3। तीसरा भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र। देखो भैया, आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान का लगभग 60.50% जल इसके अंतर्गत आता है या ग्राउंड वाटर है। राजस्थान में 60.50% आंतरिक जल के अंतर्गत आता है। और आंतरिक प्रवाह का अर्थ अगर अपन देखें, आंतरिक प्रवाह का अर्थ देखें, आंतरिक प्रवाह का अर्थ, अगर अर्थ की अपन बात करें तो वे नदियाँ जो अपने राज्य में ही लुप्त हो जाएं, वे नदियाँ जो अपने राज्य में ही लुप्त हो जाएं, राज्य में ही लुप्त हो जाएं। वे नदियाँ जो अपने राज्य में लुप्त हो जाएं या उनका प्रवाह या पानी उनका पानी समुद्र तक नहीं पहुँचे, या उनका पानी समुद्र तक नहीं पहुँचे, समुद्र तक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही समाप्त हो जाएं। पहली बात तो उनकी ये है, वे नदियाँ जो अपने राज्य की सीमा पर ही लुप्त हो जाएं, या दूसरा वे नदियाँ जो अपना जल समुद्र से पहले ही लुप्त हो जाएं, या उनका जल समुद्र के अंदर नहीं पहुँचे। इस प्रकार की नदियों को आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत रखा गया है। और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत लगभग 60.50%, 60% जल ग्राउंड वाटर के अंतर्गत आता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत अपन देखें राजस्थान के मैप में तो देखो भैया, आंतरिक प्रवाह या ग्राउंड वाटर, आंतरिक प्रवाह ग्राउंड वाटर के अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में अगर अपन देखें, अगर ये राजस्थान है, इसको ऐसे देखें तो राजस्थान के अंतर्गत देखो भैया, राजस्थान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। राजस्थान के अंतर्गत आंतरिक प्रवाह की अगर नदियों की बात करें, आंतरिक प्रवाह की नदियों की अगर अपन बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो इनका उद्गम होता है उन पर्वतमालाओं से आएगा, या इनके बारे में कुछ अटपटी चीज़ पूछ लेगा। लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। छोटी से छोटी एग्ज़ाम ले लो, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम ले लो, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इसमें से बढ़ते आए हैं। और वर्तमान समय भी इन क्वेश्चनों का क्रम जारी है। ठीक है, तो ये राजस्थान की आकृति है। इसमें एक नदी आती है यहाँ से, एक नदी यहाँ से आती है, उस नदी का नाम है घग्गर। उस नदी का क्या नाम है? घग्गर। एक नदी यहाँ से आती है
और उस नदी का नाम है घग्गर। आंतरिक प्रवाह की पहली नदी की अगर बात करें अपन तो पहली नदी मानी जाएगी घग्गर। पहली नदी आंतरिक प्रवाह की कौन सी है? घग्गर नदी है, जो अपन को मैप में दर्शाई गई है। अगर दूसरी नदी की अपन बात करें तो दूसरी नदी यहाँ पर है काकने। काकने। अगर दूसरी नदी की अपन बात करें तो दूसरी नदी अपनी काकने। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत दूसरी नदी कौन सी कहलाएगी? काकने। दूसरी नदी कौन सी कहलाएगी? काकने या मसूदरी। मसूदरी, काकनी या मसूदरी इसको नाम कहा जाता है। अगर तीसरी नदी की अपन बात करें तो तीसरी नदी है कांतली। तीसरी नदी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत देखी जाए तो तीसरी नदी इसके अंतर्गत आती है कांतली। तीसरी नदी कौन सी है? कांतली। कांतली नदी। उसके बाद में अगर चौथी नदी की अपन बात करें तो चौथी नदी अपने पास है मेंथा। चौथी नदी की अगर बात करेंगे अपन तो चौथी नदी अपने पास है मेंथा। कौन सी नदी है? मेंथा। अगर पांचवी नदी की अगर बात करें, पांचवी नदी अपने पास है सावी। पांचवी नदी अपने पास कौन सी है? सावी। तो अगर पांचवी नदी की अगर अपन बात करेंगे तो है सावी। उसके बाद में अगर छठी नदी की अपन बात करें, छठी नदी की अगर बात करें तो रूपनगढ़ है। रूपनगढ़। अगर छठी नदी की अगर बात करेंगे अपन, छठी नदी की अगर बात करें तो रूपनगढ़ है। रूपनगढ़ है। सातवीं अगर नदी की बात करें अपन तो सातवीं है रूपारेल। सातवीं नदी कौन सी है? रूपारेल। सातवीं नदी कौन सी है? रूपारेल। सातवीं नदी कौन सी है? रूपारेल। सातवीं नदी बात करें तो रूपारेल। रूपारेल को लसवारी या बरहा नदी भी कहा जाता है। बरहा नदी। इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण नदियां हैं आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत। इन सभी का विस्तार से अपन पढ़ रहे हैं। मैप में ये दर्शा दी गई है। अगर पहली बात करें तो सबसे बड़ी नदी आंतरिक प्रवाह में देखें तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी के बाद में दूसरी नदी की बात करें तो काकने नदी या काकनी नदी या मसूदरी नदी है। अगर तीसरी नदी की अगर बात करें तो कांतली नदी या तोराबाटी बेसिन कहलाता है। तोराबाटी बेसिन भी कहलाता है। तोराबाटी बेसिन भी कहलाता है। उसके बाद में तीसरी नदी या चौथी नदी की बात करें तो मेंथा नदी है। अगर चौथी नदी की बात करेंगे अपन तो मेंथा नदी है। और पांचवी नदी की अगर बात करें तो सावी है। और छठी नदी की अगर बात करें तो रूपनगढ़ है। और सातवीं नदी की बात करें तो रूपारेल है। इस प्रकार से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह के अनुसार लगभग 7 प्रकार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियों में से एक मान लेते हैं, ये नदी प्राचीन काल से ही देखी गई है घग्गर नदी, लेकिन वर्तमान समय में इसके कोई अवशेष नहीं है। प्राचीन काल में इस नदी को सरस्वती नदी या द्वेषती नदी भी कहा जाता था। लेकिन इनका प्रमाण ये है कि यह कई ज़माने में हिमालय पर्वतमाला से आती थी और कई प्रकार के गार्ज या कैनियन का निर्माण करती थी। लेकिन वर्तमान समय में ये घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी माना गया है। सबसे बड़ी नदी माना गया है। इस प्रकार से 6-7 प्रकार से 7 प्रकार की ये आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत ये नदियाँ आती हैं। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत ये सारी नदियाँ देखी गई है। अगर इसकी बात करें घग्गर की, अगर घग्गर नदी की अपन बात करें तो घग्गर नदी में यहाँ पर एक पर्वतमाला है। यहाँ से कालका माता
कालका माता का एक मंदिर है, कालका माता, कालका माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कालका माता का मंदिर है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश से कालका माता मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ किसकी रहेगी? शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान के अंदर ये टिब्बी नामक स्थान पर, टिब्बी नामक स्थान पर, राजस्थान में ये टिब्बी नामक स्थान पर, टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान पर। तो ध्यान रखना, घग्गर नदी का उद्गम की अगर बात करें तो कालका माता के मंदिर के पास में हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और घग्गर नदी अपने जो राजस्थान में या राजस्थान में टिब्बी जो पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है, टिब्बी कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो सर्वप्रथम राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है और उस स्थान का नाम है टिब्बी। उस स्थान का क्या नाम है? टिब्बी। और यहाँ पर टिब्बी के पास में एक झील बनाती है जिसका नाम है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। इसका क्या नाम है? तलवाड़ा झील है। और तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखना भैया कि राजस्थान में सर्वप्रथम यह झील टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करने के बाद में तिलवाड़ा झील का निर्माण करती है। और तिलवाड़ा झील कहाँ है? तलवाड़ा झील ये अपने हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखने वाली बातें ये है। इसके बाद में ये यहाँ पर आ जाती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। फोर्ट अब्बास कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ तक इसमें जल चला जाता है। जब अच्छी वर्षा होती है हिमालय वाले क्षेत्रों में या अच्छे हिम पिघलते हैं तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका जल चला जाता है। और एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को भी काटती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को भी काटती है। इसके बाद में अगर इसमें देखें, ये हनुमानगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें, देखो भैया इसके अगर उद्गम की अगर अपन बात करेंगे तो उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद में इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो टोटल इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। अगर इसके लंबाई की बात करेंगे तो 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसके उपनाम की अगर अपन बात करें तो उपनाम में देखो भैया, इसको नाली भी कहते हैं, इसको नट भी कहते हैं, इसके बाद में इसको सरस्वती भी कहते हैं, इसको बाद में इसको द्वेषवती भी नदी, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है। इसको बाद में इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको मृत नदी भी कहा जाता है। इस प्रकार से नाली, नट, सरस्वती, द्वेषवती और मृत नदी भी कहा जाता है। इस बहुत सारे उपनाम घग्गर नदी के अपन ने देखे हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। और इसके बाद में अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह, तो इसमें प्रवाह दो प्रकार से है। इसका प्रवाह कितने प्रकार से है? दो प्रकार से है। अगर पाकिस्तान में इसका प्रवाह की बात करेंगे अपन, पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में इसके क्षेत्र प्रवाह जो बहती है उसको हकरा कहते हैं। जबकि राजस्थान में
जबकि इसका राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। ध्यान रखना भाई, पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा कहते हैं। और राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। शिवालिक की श्रेणी से ये निकलती है और टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है और तलवाड़ा झील का निर्माण लगभग हनुमानगढ़ में बनाती है और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का इसका जल चला जाता है। इस प्रकार से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान समय में एक आंतरिक प्रवाह की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार से घग्गर नदी का विस्तार ये रहा। इसके बाद में अगर इसमें देखें तो इस स्थान पर पीलीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। पीलीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। इस स्थान पर इसमें पीलीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। इसके बाद में इस स्थान पर इसमें कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता। इस प्रकार से इस नदी पर दो सभ्यताओं का विकास हुआ या दो सभ्यताओं का निर्माण हुआ। इसमें हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से घग्गर नदी के किनारे दो प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई। उसमें से एक सभ्यता का नाम पीलीबंगा है और दूसरी सभ्यता का नाम कालीबंगा है। कालीबंगा का अगर अर्थ की अगर बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इस प्रकार से कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यताओं का विकास अपने घग्गर नदी से होता है, घग्गर नदी के किनारे होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। पीलीबंगा और कालीबंगा, पहले पीलीबंगा आएगी, उसके बाद में थोड़ा जस्ट पीछे की तरफ जाएंगे अपन लोग तो कालीबंगा आ जाएगी। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है जिसका नाम है घग्गर। नाम क्या दिया इसका? घग्गर नदी। घग्गर नदी, ध्यान रखना। इसको उपनाम भी नाली, नट, सरस्वती, द्वेषवती या मृत नदी भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी जो कालका माता का मंदिर है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं और राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद में अगर दूसरी नदी की अगर बात करेंगे अपन, दूसरी नदी को देखो। अगर दूसरी नदी को देखें तो दूसरी नदी इस प्रकार से बहती है। अगर दूसरी नदी की अपन बात करेंगे तो दूसरी नदी इस प्रकार से बहती है। देखो भाई, दूसरी नदी का नाम है कांतली। दूसरी नदी का क्या नाम है? कांतली नदी है। दूसरी नदी का क्या नाम है? कांतली नदी है। कांतली नदी इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बहती है कांतली नदी। नदी का नाम है कांतली। नदी का क्या नाम है? कांतली नदी है। कांतली नदी, नदी का क्या नाम है? कांतली है। इसका उद्गम की अगर बात करेंगे तो खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर ज़िले में है। कहाँ भैया? सीकर ज़िले में है। कहाँ मेरे दोस्तों? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर ज़िले में स्थित है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद में, सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद में, झुंझुनू में बहने के बाद में ये चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह की नदियों में ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है तोरा बाटी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है तोरा बाटी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरा बाटी कहलाता है। और कांतली नदी के किनारे
गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदियों में कांतली नदी है। कांतली नदी का उद्गम की अगर बात करें तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है। सीकर और झुंझुनू दोनों में जिलों में बहने के बाद में चूरू की सीमा पर ये लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से इनका जल समुद्र में न जाकर अपने राज्य के क्षेत्र में ही चला जाता है। इस कारण से इस नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी माना जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है जो वे चूरू, सीकर और झुंझुनू में बहती है, जहाँ जहाँ ये बहती है इसके प्रवाह क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई और गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। ये ध्यान रखना है, चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। अगला देखो, इसके बाद अगला नदी देखते हैं। अगला अगर नदी की बात करें, अगली नदी की बात करेंगे अपन तो काकनी या मसूदरी। अगली नदी की बात करें तो ये जैसलमेर वाला पोर्शन हो गया, ये जैसलमेर वाला हिस्सा है, ये जैसलमेर वाला हिस्सा है। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और ऐसे प्रवाहित होती है। एक नदी का उद्गम होता है और वैसे प्रवाहित होती है। आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। इस नदी का नाम है काकने। इस नदी का नाम है काकने या मसूदरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें से, ध्यान रखने वाली बात है। काकनी या मसूदरी नदी कौन से ज़िले में स्थित है? जैसलमेर ज़िले में स्थित है। यहाँ से एक नदी आने के बाद में इसका जो उद्गम होता है, अगर इसके उद्गम की अगर अपन बात करेंगे तो उद्गम की अगर बात करें अपन लोग तो इसका उद्गम होता है भैया कोठारी गांव से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है। कोठारी गांव, कोठारी गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जैसलमेर में। कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है और कोठारी गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद में ये प्रवाहित होने के बाद में ये भुज झील का निर्माण करती है। यहाँ से प्रवाहित होने के बाद में इसके पास में एक झील बनाती है, जिस झील का नाम है भुज झील। कौन सी झील है? भुज झील है। ये भुज झील का निर्माण करती है। इसको काकनी या मसूदरी या भुज झील भी कहा जाता है। इस प्रकार से यह जैसलमेर में प्रवाहित होती है और जैसलमेर की सीमा पर ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत एक काकने नदी को भी अपन ने रखा है। तो कौन सी नदी है? काकने नदी। काकने नदी का उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और ये अपने मार्ग में भुज झील का निर्माण करती है और इसको काकने या मसूदरी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगली अगर नदी की बात करें अपन लोग, देखो भैया अगली नदी की अगर बात करेंगे अपन, अगली अगर नदी की बात करें, आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत चल रहा है टॉपिक। तो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला पढ़ा था अपन ने अरब सागरीय अब्बा तंत्र, दूसरा पढ़ा था अपन ने बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र, तीसरा अपन पढ़ने जा रहे आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत। देखो भैया अगला देखते हैं, अगला कौन सी नदी ले? देखो भैया, हाँ भाई मेरे दोस्तों ये देखो, अगली जो नदी है उसका नाम है मेंथा। अगली नदी कौन सी है? मेंथा नदी। अगली नदी कौन सी है? मेंथा। अगर मेंथा नदी की अगर बात करेंगे अपन, मेंथा नदी, मेंथा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ।
मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं भैया? ये पहाड़ियाँ मेरे दोस्तों, ये पहाड़ियाँ हैं मेरे दोस्तों जयपुर ज़िले में। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं मेरे दोस्तों? ये पहाड़ियाँ जयपुर ज़िले में है। और मेंथा नदी सामर झील में जाकर लुप्त हो जाती है। सामर झील में लुप्त हो जाती है। कौन सी झील में लुप्त होती है? सामर झील में जाकर मेंथा नदी लुप्त हो जाती है, या मेंथा नदी अपना डल सामर झील में डाल देती है। तो मेंथा नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में सामर झील में 4-5 नदियाँ जाती है। कौन कौन सी देखते हैं? एक तो है खारी, एक है खंडेला, एक है रूपनगढ़ और एक है मेंथा। इस प्रकार से 4 नदियों का जल सामर झील के अंतर जाता है और ये चारों नदियाँ सामर झील में जाकर लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से सामर झील के अंदर ये मेंथा नदी लुप्त हो जाती है। खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, इस प्रकार की 4 महत्वपूर्ण नदियों का जल सामर झील में जाता है। कौन सी झील में जाता है? सामर झील में। और ये नदी सामर झील में जाकर लुप्त हो जाती है। देखो मेरे दोस्तों, मेंथा नदी की बात कर रहे हैं। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ का है जयपुर में है। तो जयपुर की मनोहरपुरा पहाड़ियों से मेंथा नदी का उद्गम होता है और लुप्त कहाँ हो जाती है? सामर झील के अंतर्गत लुप्त हो जाती है। सामर झील के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण नदियों का लुप्त होना या उनका जल डाला जाता है, जिसमें खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा नदी शामिल है। अगली देखो मेरे दोस्तों, अगली देखते हैं मेरे दोस्तों। अगली देखो, अगली अपन नदी देखें तो एक देखते हैं सावी। अगली नदी कौन सी है? सावी। अगली नदी कौन सी है? सावी नदी। अगली नदी कौन सी है? सावी। अगली नदी कौन सी है? सावी। सावी नदी के उद्गम की अगर बात करें तो सावी नदी का उद्गम होता है भैया, देखो मेरे दोस्तों, सावी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भैया? ये है जयपुर ज़िले में। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर ज़िले में है। और सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और जयपुर ज़िले में है। ठीक है, तो इस प्रकार से सावी, से सावी याद रख लेना, से सेवर या से सावी याद कर लेना। इस प्रकार से सावी एक महत्वपूर्ण नदी है। सेवर की पहाड़ियाँ, इसने क्वेश्चन पूछने लायक ये है कि सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर ज़िले में है और लगभग भरतपुर के आसपास ये सीमा, ये नदी लुप्त हो जाती है। इसके बाद में अगले की चर्चा करें। अगली नदियों की अगर अपन बात करेंगे, अगली नदी देखो रूपनगढ़। अगली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी है। अगली नदी कौन सी है? रूपनगढ़। देखो भैया, रूपनगढ़, अगली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी है। रूपनगढ़ नदी नागपाल अजमेर से निकलती है, नागपाल अजमेर से निकलती है और सामर में लुप्त हो जाती है। किस में लुप्त होती है? सामर झील में। कौन सी नदी में लुप्त होती है? सामर में। देखो भाई, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी का अगर दोस्तों उद्गम की बात करें तो नागपाल अजमेर से होता है
और नागपाल अजमेर से एक और नदी निकलती है, लूनी नदी। नागपाल अजमेर से एक और नदी निकलती है, लूनी। और रूपनगढ़ का भी उद्गम नागपाल अजमेर से होता है। नागपाल इसलिए कहते हैं क्योंकि अरावली पर्वतमाला की जो बनावट है अजमेर के आसपास नाग के आकार में ही है। इस प्रकार से नाग के आकार की होने के कारण इस प्रकार की जो पर्वतमालाओं को नागपाल कहा जाता है। अगली कौन सी है? नाग की पहाड़ियाँ। नाग की पहाड़ियाँ, नाग की पहाड़ियाँ या नाग पहाड़ कहाँ है? ये अजमेर में है। नागपाल कहाँ है? अजमेर में है। इसके बाद में ये सामर झील में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये सामर झील में अपना जल डाल देती है या सामर झील के अंतर्गत ये लुप्त हो जाती है। रूपनगढ़ नदी है, यह भी एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है और नागपाल अजमेर से इसका उद्गम होता है और सामर झील में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों इस ANG के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक ज़रूर करें। हमें या ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, सभी मैटर हमेशा पढ़ाया हुआ हमारा सेम है। आपके लिए कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने लगभग सभी चीज़ों को कवर किया है। बहुत मेहनत के बाद में ये वीडियो बनाए जाते हैं और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें या ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो इस प्रकार से रूपनगढ़ नदी नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से सामर झील में लुप्त हो जाती है और सामर झील में जाकर अपना जल डाल देती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो देखो भैया, अगली जो नदी है भैया उसका नाम है रूपारेल। अगली जो नदी है उसका नाम है रूपारेल। अगली जो नदी है उसका नाम है रूपारेल। रूपारेल नदी है जो यहाँ से निकलने के बाद में हरियाणा की सीमा पर, हरियाणा के पाटोदी में जाकर लुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी हरियाणा की सीमा पर लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से इस नदी का जल भी महासागर के अंदर नहीं जाता और हरियाणा की सीमा पर लुप्त होने के कारण यह नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदियों में से माना जाता है। अगला देखें तो रूपारेल नदी। अगली कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, इसका उपनाम की अगर अपन बात करें, अगर इसके उपनाम की अगर बात करेंगे अपन तो उपनाम भैया इसका लसवारी नदी या बरहा नदी भी कहा जाता है। बरहा नदी, ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इससे कि रूपारेल नदी को किस नाम से जाना जाता है या इसका उपनाम क्या है। तो रूपारेल नदी को बरहा नदी या लसवारी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगली इसकी विशेषताओं में देखें तो अगली विशेषता ये है, उद्गम कहाँ से होता है इसका। अगर उद्गम की बात करें, उदयनाथ पर्वत। एक बार राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा था कि उदयनाथ पर्वत कहाँ है। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर ज़िले में है।
तो कभी कभी इनकी पर्वतमालाओं भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर में है। तो डायरेक्ट पूछा था उदयनाथ पर्वत कहाँ है? राजस्थान पुलिस में। तो उदयनाथ पर्वत कहाँ है भैया? अलवर जिले में स्थित है। लगभग बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था ये क्वेश्चन। तो उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर जिले में स्थित है। इसके बाद में थानागाजी नीम का थानागाजी यहीं से देख लेते हैं। इसके बाद में उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में स्थित है। इसके बाद में इसका जो लुप्त क्षेत्र है वो है भैया हरियाणा की सीमा पर पाटौदी गांव में कौन सा गांव में है? पाटौदी गांव में रूपारेल नदी का अंतिम या लुप्त रूप में हो जाती है। इस प्रकार से यह नदी समुद्र में अपना जल नहीं डालने के कारण आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। ये ध्यान रखने वाला टॉपिक है। रूपारेल नदी का उद्गम या इसका उपनाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उपनाम की अगर बात करें, लसवारी नदी या बरहा नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके उद्गम की अगर अपन बात करेंगे, उद्गम इसका उदयनाथ पर्वत अलवर जिले से होता है। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद में यह नदी राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर पाटौदी नामक गांव में लुप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है? रूपारेल नदी, लसवारी नदी या बरहा नदी कहा जाता है और इसका उद्गम उदयनाथ पर्वत से होता है और लुप्त हरियाणा की सीमा पर ये लुप्त हो जाती है। इसके बाद में ये बरहा नदी हो गया। तो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत अपन ने लगभग 7 नदियों को पढ़ा है। कितनी नदियों को पढ़ा है? 7 नदियों को। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है? देखो भैया, क्वेश्चन आ गया, मान लो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। उसने अगर क्वेश्चन पूछ लिया इस प्रकार से, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, उसने दे दिया पहला आंसर घग्गर, उसने दे दिया दूसरा आंसर सावी, उसने दे दिया तीसरा मेंथा, उसने दे दिया चौथा बांडी। इस प्रकार से उसने क्वेश्चन दे दिया कि आंतरिक प्रवाह की नदी निम्न में से कौन सी नहीं है। आंतरिक प्रवाह की नदी निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं होने का मतलब है इसमें आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी तो है और कौन सी नहीं है। अगर घग्गर नदी की बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है घग्गर। आंतरिक प्रवाह की महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। इसके बाद में अगर दूसरा आंसर देखें, सावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। यह भी आंतरिक प्रवाह की नदी माना जाता है। इसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मेंथा आंतरिक प्रवाह की नदी है या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र की नदी है। तो अब मेंथा नदी का उद्गम अगर होता है तो इसका होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से कहाँ पड़ती है? यह भी जयपुर में पड़ती है।
उसके बाद में देखें बांडी, तो बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। तो ये कौन से सागर की है? ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बांडी। तो इस प्रकार से ये भी आंतरिक प्रवाह की हो गई, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह की नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी की सहायक नदी है कौन सी? बांडी। ऐसे क्वेश्चन आजकल वर्तमान समय में इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि निम्न में से है या नहीं है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे, इनमें से आंतरिक प्रवाह की नहीं है, तो इन सभी ऑप्शनों में से बांडी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ध्यान रखना, अपना जो YouTube चैनल AMG वाला देखते हो, आप पेन और कॉफ़ी लेकर अवश्य बैठें, क्योंकि पेन कॉफ़ी के बिना ये चीज़ें याद रखना संभव नहीं है। आपको जब भी ये फ़ायदेमंद होगा या बेनिफिट होगा, आप पेन और कॉफ़ी अवश्य लेके बैठें। साथ में अगर मैप हो तो मैप ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैप के बिना ये चीज़ें याद रखना संभव नहीं है। एक बार इन सभी को मैप में दर्शा लें और मैप में दर्शाने के बाद में ये दिखा दें कि कौन से आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, इसमें इस प्रकार मैप में डाल दें। तो इस सभी चीज़ों को मैं एक बार फिर इस मैप में दर्शा रहा हूँ कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है। देखो भैया, इधर से अपन देखें अगर, तो देखो आंतरिक प्रवाह की नदियों में अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है घग्गर। जिसका क्या नाम है? घग्गर। दूसरी अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियों की अगर बात करें, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको कहते हैं काकने। कौन सी कहते हैं? काकने। अगर तीसरी महत्वपूर्ण नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर है जिसका नाम है कांतली। जिसका क्या नाम है? कांतली। क्या नाम है जिसका? कांतली। अगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी को देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मेंथा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मेंथा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी और है जिसका नाम है सावी। क्या नाम है? सावी। 1 2 3 4 5 तो हो गई, तो लगभग कितनी है? 7। अगर ऊपर ऊपर उत्तर की ओर देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी है घग्गर। अगर इधर पूरब की ओर देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी है कांतली। अगर और पूरब के दक्षिण की तरफ देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी और है जिसका नाम है मेंथा, और एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है सावी। पश्चिम की ओर देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है काकने। एक महत्वपूर्ण नदी और है जिसका नाम है काकने। इसके बाद में एक और नदी देखें यहाँ पर, तो उसका नाम है रूपारेल। रूपारेल। कौन सी नदी है? रूपारेल। एक और नदी की अगर बात करें अपन तो उसका नाम है रूपनगढ़। उसका क्या नाम है? रूपनगढ़। क्या नाम है? रूपनगढ़। तो इस प्रकार से आप पेन और कॉफ़ी लेकर इन नदियों के जो आंतरिक प्रवाह की नदी हैं सभी का एक मैप है, राजस्थान के मैप या मानचित्र के अंतर्गत आप सभी को दर्शा लें और इनमें से चेक करें कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है या नहीं है। क्योंकि आजकल वर्तमान समय में क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और इस प्रकार से ये नदी आंतरिक प्रवाह की मानी जाती है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को भाग 3 का ये नंबर है। कौन सा नंबर है? भाग 3। इसके अंतर्गत पहला पढ़ाया था कि राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत 3 प्रकार की महत्वपूर्ण नदी बढ़ाई थी। इसमें अगर पहली बात करें अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय
अपवाह तंत्र, बाघ फर्स्ट था ये, कौन सा बाघ था? फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा पढ़ाया था बंगाल की खाड़ी अब्बा तंत्र, दूसरा कौन सा पढ़ाया? बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र, भाग 2। उसके बाद में तीसरा पढ़ाया था आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र जिसका नंबर है भाग 3, भाग 3। तो इस प्रकार से तीनों भाग मैंने पढ़ा दिए हैं। पहला पढ़ाया था अरब सागरीय अब्बा तंत्र, दूसरा पढ़ाया था बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र और तीसरा पढ़ाया था आंतरिक अब्बा तंत्र। भाग नंबर फर्स्ट में अरब सागरीय अब्बा तंत्र, भाग नंबर 2 में बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र और भाग नंबर 3 में आंतरिक प्रवाह तंत्र। ये 3 पढ़ाए थे आपके लिए मेरे दोस्तों। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इनमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ये राजस्थान का अब्बा तंत्र का टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद में कल अपन पढ़ाएंगे अलग वीडियोज़ में, ये क्या पढ़ाएंगे? झीलें। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मीठे पानी की झीलें भी मिलेगी अपन को और खारे पानी की झीलें भी मिलेगी। तो इस प्रकार से राजस्थान के आंतरिक अब्बा तंत्र के अंतर्गत मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से अपन जो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन राजस्थान की झीलें। झीलों की अगर अपन विशेषताओं की बात करें, कल क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थान की झीलें। देखो भाई, झीलों की बात करें, ये है झील या लेक्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लक्स कहते हैं। वैसे झीलें हैं राजस्थान की। और राजस्थान में 2 प्रकार की झीलों भी कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की। देखो भैया, एक पाई जाती है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। किस प्रकार की? मीठे पानी की झीलें। एक पाई जाती है खारे पानी की झीलें। कौन कौन सी पाई जाती है? एक पाई जाती है मीठे प्रकार की झीलें और दूसरी पाई जाती है खारे पानी की झीलें। जहाँ पर ये मान लेते हैं कोई नदी है और ये खारे पानी की है या मीठे पानी की मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसमें वाटर भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ये मान लेते हैं इसमें वाटर है और इसमें किसी प्रकार का बाहर से कोई पानी नहीं आ रहा, ये मान लेते हैं इसमें किसी प्रकार का ये इसमें वाटर भरा है, ये वाटर है। जब इसमें बाष्पीकरण की क्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी और पानी की आवक नहीं रहेगी तो ये जल बाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाएगा और जो लवणीय तत्व नीचे रह जाएंगे, इसमें खारेपन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा रहेगी वहाँ पर खारे पानी की झीलें ज़्यादा मिलेगी। और जहाँ पर पानी की आवक है, मान लेते इसमें कोई अन्य नदी आ रही है ये और इसका आर यहाँ पर बाष्पीकरण की क्रिया कम है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो झीलें बनेगी वो मीठे पानी की झीलें बनेगी। थैंक यू।